तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भाई फिर से हाजिर हो गया है एक नई ताज़ा फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने लगा हूं इसको लिया जा रहा है अभी एंड न्यू के चैनल से। और बेसिकली इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी चाइनाज इलेक्शन इंटरफेरेंस इन कनाडा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि चाइना जो है वो किस तरह से इंटरफेरेंस कर रहा है कनाडा के इलेक्शंस में। तो ये अभी ये नायो का चैनल है, अगर आप इनके चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो चैनल का लिंक भी डाल दूंगा। और सेकंड पे आए बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। और इस रिएक्शन के ऊपर जाने से पहले अगर आपने अभी तक आपके इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा पर आपके भाई को हौसला मिलेगा यार, आपका भी खुश हो जाएगा। तो चलें बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। चाइना के पास एक नया हथियार है। अच्छा जी। कोविड के बाद, वर्ल्ड इकोनॉमी को तोड़ने के बाद, फेक वैक्सीन्स के बाद अब चाइना सीधा डेमोक्रेसी पर अटैक करना चाहता है। ताइवान कहता है कि चाइना बड़े डाइवर्स तरीकों से दूसरे देशों में डेमोक्रेसी की हत्या करता है और ये बात हमें ऑलरेडी नेपाल, मालदीव्स और कनाडा जैसे देशों में देखने मिल रही है। आज चाइना कनाडा को कंट्रोल करता है। उनके इलेक्शंस में कनाडा इतना पावरफुल कंट्री है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कनाडा को चाइना कंट्रोल कर सकता है या नहीं। आप बताएं अगर आपको पता है, कमेंट्स के अंदर लिख दें। इंटरफियर करता है, उनके लीडर्स को पैसे देता है और 9000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद कनाडा में क्या लॉज होने चाहिए ये भी डिसाइड करता है। क्या बकवास है, सुनने में ये सारी बातें एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी जैसे लगती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम प्रूफ के साथ जानेंगे कि कैसे चाइना कनाडा के पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करता आया है। और ये प्रूफ किसी और ने नहीं, कनाडा के ही सीक्रेट सर्विस ने दिया है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो आज एक क्राई बेबी बन चुके हैं जो हमेशा सारे प्रॉब्लम्स के लिए भारत को ही ब्लेम करता है। चलिए देखते हैं कि असलियत में वो कौन सा देश है जो कनाडा के लिए एक्चुअली खतरा बन चुका है। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, चाइना और कनाडा का रिलेशन। टोरंटो। आज कनाडा भारत को ब्लेम करता है, कहता है कि भारत के अगेंस्ट उनके पास क्रेडिबल प्रूफ है कि भारत ने ही वहां के एक्सट्रीमिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर किया है। यहाँ एक शब्द बार बार सुनने मिलता है, इंटरफियरेंस। लेकिन सच तो यह है कि कनाडा अपने लोगों को असली इंटरफियरेंस से गुमराह करने के लिए ये शब्द यूज कर रहा है और वो इंटरफियरेंस है चाइना का इंटरफियरेंस। चलिए कनाडा और चाइना का रिश्ता समझते हैं। कनाडा एक डेमोक्रेसी है और एक डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। लोगों के हाथ में पावर होती है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन उनके लिए लॉज बनाएगा, कौन उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा। लोग उनके व्यूज को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स चुनते हैं और आशा करते हैं कि वो ढंग का काम करें। डेमोक्रेसी कुछ ऐसी ही चलती है। यहाँ इलेक्टेड लीडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर होती है, लॉज बनाने की पावर, ट्रेड को कंट्रोल करने की पावर और इकोनॉमी के बारे में डिसीजंस लेने की पावर। लेकिन ये सारी पावर लोगों के हाथ से निकल सकती है अगर गलत कैंडिडेट इलेक्ट होके आया तो। इसे इलेक्शन मैनिपुलेशन कहते हैं जो चाइना करता है। म्युनिसिपैलिटी लेवल से लेकर पार्लियामेंट लेवल तक चाइना इंटरफियर करता है। कैसे, चलिए समझते हैं। CSIS कनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस, जिन्होंने 2 साल पहले 2021 में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने प्रूफ के साथ साबित किया कि चाइना कनाडा के पॉलिटिक्स में घुस गया है। हम सोच रहे थे कि चाइना तो अफ्रीका को कंट्रोल करना चाहता, लेकिन असलियत में कनाडा के थ्रू वो US तक पहुंचना चाहता है। CSIS ने ये सारा एविडेंस कनेडियन सरकार के साथ साथ उनके 5 आइज पार्टनर्स UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ भी शेयर किया और तो और फ्रांस और जर्मनी को भी ये डेटा दिया गया। उनके रिपोर्ट में उन्होंने चाइना पर 2 मेजर आरोप लगाए। एक कि उन्होंने 2021 में इलेक्शन इंटरफियरेंस किया ताकि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी जीत कर आए, और 2 उन्होंने ये अश्योर किया कि एंटी चाइना कंजर्वेटिव कैंडिडेट्स जीत कर ना आ पाए। भाई चाइना चीटिंग करता है ये तो सबको पता। कोविड के समय उन्होंने चीटिंग करके डेटा छुपाया और दुनिया को पेंडेमिक के बारे में वार्निंग नहीं दी। ताइवान ने कोविड को स्पॉट किया, इसीलिए WHO ने एक्शन ली। चाइना ने एशियन गेम्स में भी चीटिंग की और नीरज चोपड़ा को गोल्ड ना मिले इसके लिए प्रॉपर फील्डिंग लगाई, लेकिन फिर भी नीरज चोपड़ा जीते ये अलग बात है। वैसे ही चीटिंग चाइना कनाडा के पॉलिटिक्स में भी कर रहा है। आइए जानते हैं कैसे। चैप्टर 2,
चाइना की स्ट्रैटेजी। चाइना की स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप है ऐसे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करो जो प्रो चाइना पॉलिसीज के बारे में बात करते हो और एंटी चाइना कैंडिडेट्स को जीतने से रोको। और ये होगा कैसे? स्टेप 2 है वहां के चाइनीज पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करो। चाइना के कनाडा में ऐसे कॉन्सुलेट्स हैं। सीसीपी ने उन्हें एक मैसेज भेजा कि कनाडा में सेटल हुए चाइनीज पॉपुलेशन पर प्रेशर बढ़ाओ। अगर आप सीसीपी जो चाहता है वो नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली जो चाइना में है वो सफर करेगी, यानी एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल। CSIS का रिपोर्ट कहता है कि चाइना अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उनके फेवरेट कैंडिडेट्स के कैंपेन्स फंड भी करता है। चाइनीज पॉपुलेशन को डोनेट करने के लिए भी कहता है ताकि उनकी साइड स्ट्रांग हो। थर्ड स्टेप है एंटी चाइना बातें करने वाले कैंडिडेट्स के बारे में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाओ। उनके बारे में मीडिया में कुछ कंट्रोवर्सी फैलाओ ताकि लोग उन्हें वोट ना दें। पूरे देश के सामने उनकी इमेज खराब करो। CSIS का मानना था कि वैंकूवर के कॉन्सुलेट जनरल मिस स्ट्रॉन्ग चाइनीज कैनेडियंस को इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। डेमोक्रेसी पर सीधा अटैक है और चाइना इसमें माहिर है। इसकी शुरुआत कुछ समय पहले चाइना ने एक छोटे लेवल से की थी और फिर धीरे धीरे टारगेट और बड़े कर दिए। अगर कोई मिनिस्टर बार बार अपने होम कंट्री के कॉन्सुलेट जाता है, वहाँ के कॉन्सुलेट से मिलता है, तो थोड़ा तो सस्पिशियस होगा ही ना, स्पेशली जब वो मिनिस्टर कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड कर रहे हो। एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि माइकल चैन नाम के एक पॉलिटिशियन चाइना से काफी क्लोज टाइज रखते हैं। उन्होंने कैबिनेट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हुए हैं और वो लिबरल पार्टी के लिए फंड रेजिंग भी करते हैं। और लिबरल पार्टी के सबसे बड़े लीडर कौन है? प्रोफेशनल क्राई बेबी जस्टिन ट्रूडो। ये इन्वेस्टिगेशन ऐसा कहता है कि जस्टिन ट्रूडो ने सिक्योरिटी लिंक्स इग्नोर किए क्योंकि माइकल चैन उनकी पार्टी के लिए बहुत सारे फंड्स रेज करते हैं जो लिबरल पार्टी को इलेक्शन कैंपेन्स में हेल्प करते हैं। CSIS का एक रिपोर्ट कहता है कि चाइना ने कनाडा में पुलिस स्टेशंस भी सेटअप किए हैं और चाइना से इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस कनाडा आते हैं और चाइनीज डायस्पोरा को धमकाते हैं, उन्हें डराते हैं। दूसरी बात यह है कि चाइनीज सिटीजन्स जो कनाडा पढ़ने के लिए आते हैं वो वोट तो नहीं करते, लेकिन फिर भी वोट किए बगैर वो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? ये सिलेक्ट करके कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए, एक पार्टी का कौन सा कैंडिडेट नॉमिनेट होना चाहिए, इसके लिए भी वोटिंग होता है जहां इन्हें वोटिंग करने मिलता है। यानी फंडा सिंपल है, अगर आप प्रो चाइना है तो कनाडा में आपको टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा है। चाइनीज लोग सिटीजन नहीं, फिर भी वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट वहाँ उनके एरिया से आना चाहिए। ये डेमोक्रेसी की सरेआम हत्या है। और सबसे फनी बात क्या है पता? कनाडा इस सब के बारे में जानता है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा ट्रूडो पार्लियामेंट में कहते भी है कि चाइनीज इंटरफियरेंस का वैसे कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। यानी वो ये मानते हैं कि चाइना इंटरफियर करता है, लेकिन फिर भी चाइना के अगेंस्ट कभी भी कुछ नहीं बोलते। किसी ना किसी ने गट्स करके ट्रूडो को पूछना चाहिए, तू क्या फूक के आया बे? चैप्टर 3 जस्टिन ट्रूडो का चाइना से कनेक्शन। जस्टिन ट्रूडो के पिताजी की मौत कैंसर से हुई थी। कैंसर रिसर्च के लिए उनके नाम का एक फाउंडेशन सेटअप हुआ है। CCP यानी चाइनीज गवर्नमेंट ने $2 लाख का डोनेशन उसके लिए प्लेज किया, जिसमें से 1,40,000 एक्चुअली पियर ट्रूडो फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में आए हैं। यानी एक चैरिटी के थ्रू चाइना के पैसे सीधा जस्टिन ट्रूडो तक पहुंच रहे हैं। अब इनमें से कितने पैसे एक्चुअली कैंसर रिसर्च के लिए यूज होते हैं किसी को पता नहीं। जब इन डोनेशंस की बात पब्लिक हुई तो पियर ट्रूडो फाउंडेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने रिजाइन कर दिया। यानी दाल में कुछ ना कुछ तो काला था, या फिर पूरी दाल ही काली थी। उस फाउंडेशन के हेड ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने टेस्टिफाई भी किया, यानी गवाही दी कि उनसे पहले फाउंडेशन के जो हेड थे उन्होंने डोनेशंस एक्सेप्ट किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे झूठ बोला कि ये सारा डोनेशन तो कैनेडियन सिटीजन से आया है, चाइना से नहीं। अगर उनके इंटेंशंस क्लियर होते तो ये बात छुपाने की क्या जरूरत। आज जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि भारत उनके इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी करता है। सच तो यह है कि असली दखलंदाजी के बारे में उनके ही सीक्रेट सर्विस ने उन्हें वार्न किया है, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। जनवरी 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, लेकिन इन सारी बातों के बारे में ट्रूडो खामोश है। क्यों? ट्रूडो ने एक बार नहीं बार बार इस चाइनीज इंटरफियरेंस के टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश की, और ये सारा इंडिया नाटक
उनके लोगों को इस चाइनीज कंट्रोवर्सी से डिस्ट्रैक्ट करने की निंजा टेक्निक। कनाडा में कुछ लोग मानते हैं कि फॉरेन एजेंट रजिस्ट्री होनी चाहिए, यानी एक रजिस्ट्री जहां लोग रजिस्टर करें अगर उनके फॉरेन गवर्नमेंट से कोई कनेक्शंस है। लेकिन ये करेगा कौन? अच्छा। गवर्नमेंट, राइट? और गवर्नमेंट खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? डेमोक्रेसी के चैंपियन बनने वाले कनाडा के लिए ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या। चैप्टर 4 कंक्लूजन। चाइना को दूसरे देशों के इलेक्शंस में इंटरफियर करने से क्या मिलेगा? द आंसर इज सिंपल, पावर। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के पास वीटो पावर है, जिससे वो इंडिया की एंट्री रोकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल बॉडीज को चाइना कंप्लीटली कंट्रोल करता है। चाइना की फिलॉसफी यही है कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, हैमर्स और नेल्स। वो लोग जो लोगों को डोमिनेट करते हैं और वो लोग जो डोमिनेट होते हैं। चाइना मानता है कि अगर वो दुनिया को डोमिनेट नहीं करेगा तो एक ना एक दिन डोमिनेट जरूर हो जाएगा। और पास्ट में यही हुआ है। जैसे ब्रिटेन ने हमें कॉलोनाइज किया था, वैसे ही उनकी इकोनॉमी को भी तोड़ा था, उनके लोगों को ओपियम एडिक्ट बनाया था। इसीलिए चाइना नेवर अगेन इस एटीट्यूड के साथ ग्लोबल डिप्लोमेसी को देखता है और दुनिया भर में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए जो बनता है वो करता है। चाइना अलग अलग तरह से दूसरे देशों को डोमिनेट करके अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाता है, और इसमें सिर्फ चाइना ही नहीं, यूएस, यूके, फ्रांस जैसे देश भी शामिल है। फ्रांस और बेल्जियम ने अफ्रीका के देशों में अलग अलग लेवल्स पर इंटरफियर किया है। यूएसए रूटीनली इलेक्शंस में इंटरफियर करता है, अपना इन्फ्लुएंस यूज करके लीडर्स चेंज करता है। इनफैक्ट कई देशों में रेवोल्यूशंस जो होते हैं उनमें दूसरे देशों का हाथ होता है। लिबिया को देखिए, अरब स्प्रिंग्स को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, कोल्ड वॉर के सारे वॉर्स को एक एक करके देखिए, वियतनाम वॉर, इराक कुवैत वॉर, हर जगह अलग अलग फॉरेन पावर्स का वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है। जब बात इंटरफियरेंस की होती है तो सब बड़े देशों ने साम दाम दंड भेद सब यूज किया है। और फनी बात यह है कि आज यही सारे देश भारत को लेक्चर दे रहे हैं, वो भी बिना प्रूफ के। सच तो यह है कि बड़े देश चाहते हैं कि कोई भी और देश बड़ा ना हो, लेकिन सच तो यह है कि 2070 तक भारत दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। भारत का विजन यही है कि अगले 50 सालों में हमारा पर कैपिटा जीडीपी $20,000 तक पहुंचना चाहिए, यानी हर आम इंसान ऑन एन एवरेज हर साल 16 से 17 लाख रुपए कमाना चाहिए। जैसे कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफियरेंसेस होते हैं, वैसे ही भारत के इलेक्शंस में भी होंगे और हमें सतर्क रहना ही होगा। अक्सर वेस्टर्न हिपोक्रेसी साफ साफ दिखती है। CIA अक्सर दूसरे देशों में अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को मारती है, वायलेंस करती है। रशिया, इजराइल, यूके जैसे देश दूध से धुले हुए नहीं है। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब लेक्चर्स की बात आती है तो हमेशा सिर्फ भारत को ही लेक्चर सुनना पड़ता है। शायद हमारी एक गाल पर चाटा मारने के बाद दूसरा गाल आगे करने की इमेज लोगों ने काफी सीरियसली ले ली है। ये इमेज बदलने की जरूरत है, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। अच्छा जी भाई, तो दैट्स इट फॉर टुडे रिएक्शन। ये बेसिकली आज की एक रिसर्च ही समझ लें, अभी या न्यू की काफ़ी जो सी है ना टाइम टेकिंग रिसर्च थी, और इसके ऊपर काफ़ी यार वो जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता है कि एक स्क्रिप्ट को लिखना, उसके बाद उसके अंदर सारे जितनी भी नॉलेज है उसको इकट्ठा करना, उसके बाद फैक्ट्स के साथ जो है ना किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद इन सबको लिख लेने के बाद मतलब एक स्क्रिप्ट बना लेना, स्क्रिप्ट तो बाद में बनती है भाई। सबसे पहले जब आपने नॉलेज इकट्ठा करना है ना, जब आपने किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना है, फिर आपको जब आप वीडियो के अंदर बोलते हैं ना, फिर आपको उसका सोर्स चाहिए होता है, आपको सोर्स भी बताना पड़ता है। तो सोर्स बता के सारा कुछ करके जब आप उसको स्क्रिप्ट को लिखते हैं, क्योंकि जब वो सारा कुछ इकट्ठा होता है ना तो बड़ा अजीब सा था, आप खुद पढ़ के कहेंगे यार ये कौन सुनेगा, तो उसको फिर जो है ना वो तराशना, बड़े प्यार से ऐसे करके उसको लिखना, लिख के बाद मैंने उसको प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल और बड़ी मेहनत वाला काम है, और ये कर रहे हैं अभी एंड नायो। और मुझे आज जो चाइना के बारे में ये चीज़ें पता चली, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता थी। मुझे इतना पता था कि चाइना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, मतलब इन्फ्लुएंस करता है जो सी दूसरी कंट्रीज़ होती हैं उनकी गवर्नमेंट को, ताकि वो उनके हक के अंदर जो है ना वो मतलब बात करें। बेसिकली ये सॉफ्ट पावर होती है, मतलब आप ऐसी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ऐसी लोगों को लेके आए कि जो लोग जो है ना आपकी बात करें, तो ये जो है ना एक ये सॉफ्ट पावर होती है। मतलब मिसाल तौर पे अब मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मेरे साथ अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान के अंदर ऐसी गवर्नमेंट हो जो मेरे हक के अंदर बयान दे, मेरे बारे में किसी भी फोरम पे खड़े होकर, तो वो मेरी एक सॉफ्ट पावर होगी। मतलब कि जब मैं वहाँ पे उसके अंदर जाने लगूंगा ना, तो मुझे पता होगा कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक और पावर खड़ी है। तो चले जी, दैट्स इट फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।